हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे वायुमंडल के संगठन, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें उपस्थित है। ठीक है, तो वायुमंडल में है गैस है, जलवाष्प है, एरोसॉल। जिसमें से हमने गैस को देख लिया था। तो गैस दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर गैस होती है और दूसरा होता है परिवर्तनशील गैस। उसमें भी हमने स्थिर गैस को पढ़ लिया था और अभी हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तनशील गैस। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वायुमंडल में बहुत तरह की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जेनॉन और ओजोन। ठीक है, तो ये तो गैसें पाई जाती हैं। अब हम देखने वाले हैं परिवर्तनशील गैसें। तो परिवर्तनशील गैसों में जो मुख्य है वो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन। ये सब क्या है? ये सब परिवर्तनशील गैसें हैं। अब देखिए, वर्षा के लिए वर्षा का जो जितना भी सभी रूप होता है, जैसे कि ठोस रूप होता है और तरल रूप होता है। तो ठोस रूप में हिमपात, ओला या पाला, और तरल रूप में ओस, कोहरा ये और जल वर्षा। ये सब क्या किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो ये सब कुछ जलवाष्प पर निर्भर करता है, जलवाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है। जिस तरह से जलवाष्प होगा उसी तरह से ये सब काम करेंगे। अब देखिए, हमारा जो जीवन रक्षक गैस है वो कौन सा गैस है? वो है ओजोन। ठीक है, जीवन रक्षक गैस कौन है? ओजोन। ओजोन को जीवन रक्षक गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है ओजोन कि जो सूरज से जो विकिरण तरंगे आती है उनको छानता है और जो पराबैंगनी किरणें होती उनको सोख लेती है, और इस तरह से ये भूतल को अत्यधिक गर्म होने से बचाता है। ठीक है, इसलिए ओजोन को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक गैस कहते हैं। अब देखिए, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का 3 आइसोटॉप है। ठीक है, ओजोन का 3 एटॉमिक रूप है। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? 3 एटॉमिक रूप है। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हल्का नीला। और ये किस तरह की गैस है? तो ये उत्तेजक गैस है। इसकी गंध तीखी होती है और इसका जो सबसे ज़्यादा सांद्रण, यानी कि ये जो ओजोन गैस है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वायुमंडल में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा। और 10 से 50 किलोमीटर में भी सबसे ज़्यादा जहाँ पाई जाती है वो है 12 से 35 किलोमीटर में। ठीक है, अब देखिए, अधिकांश ओजोन का निर्माण जो है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वायुमंडल में होता है। ओजोन के क्षरण के लिए जो प्रमुख तत्व है वो उसमें है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब हम देख लेते, ये तो हो गया ओजोन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जो है वायुमंडल में वो है 0.03%। कितनी है? 0.03%। और इसकी दो प्रमुख भूमिकाएं हैं। पहला तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक है। किस लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक है। और ये सौरिक जो विकिरण तरंगें आती है उनके लिए पारदर्शी है, और जो वापस लौट कर जाने वाली, जो वायुमंडल से बाहर जाने वाली तरंगे जो है उनके लिए ये अपारदर्शी है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि पृथ्वी से जो तरंगे बाहर जा रही होती है, ये वायुमंडल है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से जो तरंगे बाहर जा रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? इन तरंगों को वापस धरातल पर भेज देता है। इस वजह से क्या होता है, जो हरितगृह प्रभाव जो होता है, हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। तो जब ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि धरातल में तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और धरातल का तापमान बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एरोसॉल क्या होता है। तो जो एरोसॉल होता है, तो वायुमंडल में जितने भी कण पाए जाते हैं, जितनी भी प्रकार के कण पाए जाते हैं, वो तरल होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, उन सबको एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? एरोसॉल कहा जाता है। ठीक है,
इन कणों में क्या क्या आते हैं, तो ज्वालामुखी के समय जो राख निकलता है, ज्वालामुखी के समय जो धूल और राख का कण जो निकलता है वो, और जब हम खेत की जुताई करते हैं तो खेत की जुताई करने के टाइम जो धूल कण उड़ते हैं वो धूल कण इसमें सम्मिलित है। रेगिस्तान में जो रेत उड़ते हैं, जो रेत के कण उड़ते हैं वो है इसमें सम्मिलित। फिर चट्टानों में जब अपक्षय की क्रिया होती है तो चट्टानें जब टूटती है तो उनमें जो शैल कण प्राप्त होते हैं वो होते हैं नमक के कण प्राप्त होते हैं। नमक के कण कैसे, जब हम सागर से नमक को निकालते हैं तो वो नमक के कण भी क्या होते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है ये उल्का कण, और जैविक पदार्थ होते हैं, धुआं होता है और कालिक होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जलवाष्प। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि संघनन, जलवाष्प के कारण ही क्या होता है, संघनन और वर्षण संभव हो पाता है। संघनन और वर्षण किसके कारण संभव हो पाता है, तो जलवाष्प के कारण संभव हो पाता है। तो संघनन और वर्षण के भी बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग तरह से संघनन और वर्षण होता है। जैसे कोहरा, जैसे हो जाता है कोहरा, पाला, ओस, ओला, हिमपात और जलवर्षा। ठीक है, अब देखिए जब क्षैतिज वितरण देखते हैं, क्षैतिज रूप से जो जल वाष्प की मात्रा है वो ध्रुवों से भूमध्य की ओर बढ़ती जाती है। मतलब कि ये हो गया कि अगर हम इसको क्षैतिज रूप में देखें, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब हम इसको इस साइड इधर हम ध्रुव कर देते हैं। ठीक है, हम इधर ध्रुव करके नहीं, हम इधर ध्रुव कर दे रहे हैं, ये इधर इधर ध्रुव हो गया। ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें यहाँ से इस तरह से, सूर्य की किरणें जब बिल्कुल सीधी इस पर पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है कि अत्यधिक तापमान होने की वजह से वायु जो होती है, यहाँ पे की जो वायु होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद क्या होता है कि भाप बनकर उड़ जाती है, तो कम वायु ताप का क्षेत्र बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अधिक जलवाष्प पाया जाता है, जबकि यहाँ जो है ध्रुवों पर सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तो तिरछी पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ जलवाष्प कम होता है। ठीक है, यहाँ पे वाष्पीकरण कम होता है। तो भूमध्य रेखा में क्या होता है, भूमध्य रेखा में वाष्पीकरण अधिक होती है। वाष्पीकरण अधिक होने का कारण ये है कि सूर्य की जो किरणें होती है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो सीधी पड़ने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो पूरा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो वायु होती है वो वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद वो ऊपर उठती है। ठीक है, वायु भी ऊपर उठती है, और जब वहाँ पे का तापमान गर्म हो गया तो वहाँ का पानी भी गर्म होगा। पानी गर्म हुआ तो वो वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जलवाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है। तो यही कारण है कि जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जो जलवाष्प की मात्रा है वो बढ़ती जाती। अब जब हम भूमध्य से इस साइड पे आएंगे तो ये बढ़ेगा, और भूमध्य से ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये घटेगा। ठीक है, भूमध्य से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा घटेगी, और ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के धरातलीय हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। जैसे 50 से 60 डिग्री अक्षांश पर जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है, जिसमें 2.6%, 0.9% और 0.2% पाया जाता है। तो देखिए वायुमंडल की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुमंडल की मात्रा क्या होती है, जलवाष्प की मात्रा क्या होती है। वायुमंडल में जिससे जैसे हम ऊपर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा कम होते जाती है। अब ये जो जलवाष्प है ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या है, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प क्या है, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है। और देखिए जलवाष्प जो है वायुमंडल का सबसे ज़्यादा जो जलवाष्प है 90% से अधिक जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अधिकतम कितना, 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अधिकतम कितना, 90% जलवाष्प। 90% जलवाष्प वायुमंडल में सिर्फ 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ठीक है, बाकी जो 10% बचता है वो उसके ऊपर। ठीक है,
तो ये तो था हमारा वायुमंडल का संगठन। अब हम कल पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर मैं बता दूं कि वायुमंडल का संगठन जो है वो 3 प्रकार से है, गैस है, एरोसोल है और जलवाष्प है। तो गैस जो होते हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक तो हो जाता है स्थिर गैस और दूसरा हो जाता है परिवर्तनशील गैस। ठीक है, तो स्थिर गैसों में प्रमुख गैसें जो है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में 7 रूपों में पाया जाता है। पहला तो पाया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन, और एक पाया जाता है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, एमिनो अमोनिया और नाइट्रस एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद हम देख लिए कि परिवर्तनशील गैसें होती है कि परिवर्तनशील गैसों में प्रमुख गैसें कौन कौन सी होती है। तो इसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, मेथॉन। ठीक है, तो मीथेन, क्रिप्टॉन और मीथेन, तो ये जो है ये प्रमुख गैसें होती हैं। ठीक है, ओजोन जो है वो जीवन रक्षक गैस है और ओजोन जो है वो इसका सबसे ज़्यादा ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो ये 35 किलोमीटर की ऊंचाई से 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ओजोन का रंग कैसा होता है, तो हल्का नीला होता है ओजोन का रंग। उसके बाद हमने देख लिया कि एरोसोल क्या होता है। तो जितने भी वायुमंडल में धूलकण पाए जाते हैं, तरल बूंदें पाई जाती हैं, उन सबको सम्मिलित रूप में एरोसोल कहते हैं। ठीक है, और फिर जल वाष्प हो गया। तो जल वाष्प जो है भूमध्य रेखा में जल वाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है और ध्रुवों में जल वाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा वायुमंडल का संगठन। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।